हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफएसटी 30 पेपर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन 1 में आपसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन 1 अगर आप देखो तो इसमें पूछा है डेकापेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 796 है। ठीक है, डेकापेप्टाइड में इसके अंदर आपके 10 अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 796 और इसको हाइड्रोलिसिस करोगे। अब इसकी अगर पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो अमीनो एसिड जनरेट होगा। तो कौन कौन सा अमीनो एसिड जनरेट हो रहा है? इसमें आपके ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया और फिनाइलएलानिन हो गया। ग्लाइसिन 47% कंट्रीब्यूट कर रहा है जो टोटल वेट ऑफ हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। तो अगर मान लो आप डेकापेप्टाइड लिया, आप अगर डेकापेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो 10 अमीनो एसिड जनरेट हो। ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट में? तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया 796 डेकापेप्टाइड का। और हम लोग को पता है कि अगर 10 जो है अमीनो एसिड इन्वॉल्व है तो उसको ब्रेक करने के लिए पेप्टाइड्स बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए 9 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, यानी कि 9 वाटर मॉलिक्यूल वहां पे जाकर ऐड होंगे। दैट मींस अगर हम लोग बात करें कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ टोटल अमीनो एसिड, दैट विल बी 9 into 18। 9 into 18 क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि जो है अमीनो एसिड के साथ जाकर अटैच होगा और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो इसका अगर हम लोग कंसीडर करें कि कितना टोटल वेट होगा टोटल अमीनो एसिड का, तो यहां पे ये आ जाएगा 958। अब इसके बाद आसान सा क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में? ग्लाइसिन जो कि एक अमीनो एसिड है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 47% टू द टोटल वेट ऑफ हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, यानी कि 958 का 47% चला जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ ग्लाइसिन। ठीक है, वेट ऑफ ग्लाइसिन ये इतना चला जाएगा किसको? ग्लाइसिन। ये वैल्यू आपका आ रहा है 450 के। 450 के। अब देखो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट इन द डेकापेप्टाइड। करना क्या है आपको? अगर नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट निकालना है, सिंपली आपको टोटल जो वेट दैट इज 450, इसको आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइसिन से डिवाइड कर देना है, जो कि हमने दे रखा है 75 और आंसर आप देखोगे तो सिंपली आपका ये आ जाएगा 6। तो 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को के लिए प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ रिएक्शन इन व्हिच वन प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। वन बाय वन रिएक्शन देखा जाए। फर्स्ट में अगर आप फोकस करो, इसमें इन्होंने लिया हुआ है एसीटोफिनॉल, इसमें लिया हुआ है एसीटोफिनॉल और इस एसीटोफिनॉल को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में? NaOI के साथ में। एक फेमस एक रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि ये अगर इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम लोग को पता है कि इस तरीके का मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होता है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म कर जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? साथ में आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है जो कि होता है हमारा CH3। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट केस में हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म इन द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रीट किया गया है पर आयोडिक एसिड के साथ। ये भी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ऑक्सीडेशन में कवर करते हैं। आप देखोगे कि क्या हो रहा है CH2OH। अगर हम लोग इसको HiO4 के साथ ट्रीट करें, ठीक है, HiO4 के साथ ट्रीट करें तो हम लोग पता है HiO4 के लिए प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो आप जहां पे देखो C डबल बॉन्ड है, यहां पे OH है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस कार्बन को एक OH दे दो। ठीक है, यहां पे एक OH, यहाँ पे इस वाले कार्बन को एक OH, इस वाले जो बॉन्ड ब्रेक किया और एक OH यहाँ। आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ये कार्बन बी साइड कार्बन ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? अगर आप देखो इसमें ये बना लेगा फॉर्माल्डिहाइड, तो वन नो डाउट हम लोग का फॉर्मिक एसिड चाहिए था, वो बन गया। बिकॉज़ पूछा गया कि इस केस में एक प्रोडक्ट हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका सॉल्ट का प्रोडक्शन। दूसरा एक फॉर्माल्डिहाइड बना है, ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन फॉर्माल्डिहाइड। बीच वाले कार्बन में अगर आप देखो, बीच वाले कार्बन में भी फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा तो वो सब फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा।
करना क्या होगा, इस रिएक्शन के दौरान आपको जितने बॉन्ड ब्रेक करो, जैसे अगर COH OH बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, तो एक OH ईच कार्बन को दे दो। जब आप इसको ब्रेक करो, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो। बस ध्यान फाइनली आपको ये रखना है कि जो है कि ये कार्बन के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जैसे आप क्या करो कि इस कार्बन को जब आप ब्रेक कर दो, ठीक है, तो इसको OH देने के बाद एक कार्बन से दो OH ग्रुप नहीं कर सकते, ठीक है, दो OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकता है, वो चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए था फॉर्मिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियरली देख सकते हो कि सेकंड केस में कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो सेकंड इज आल्सो गोइंग टू बी करेक्ट। नाउ थर्ड की बात करें, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड में क्या दे रखा है आपका, ये है CHO बेंजाइल है, जिसको इन्होंने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया हुआ, और हम लोग को पता है कि फेलिंग सॉल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है सच दैट कि ये बेंजाइल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ठीक है, हम लोग टेस्ट भी करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बट वो हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, तो दैट मींस अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है, दैट मींस यहाँ पे आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं फॉर्म करेगा, तो थर्ड आंसर नहीं हो सकता है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या दे रखा है, डी ग्लूकोज, ठीक है, फोर्थ के अंदर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में बना देता हूं, ठीक है, ये हो गया आपका CHO, इसको इन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया हुआ है, HOH HOH OH HOH, इसको इन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया। ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके, ब्रोमीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये बना देगा यहाँ पे आपका COOH, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा HOH OH, ठीक है, HOH, यहाँ पे भी देख सकते हो आपका HOH, यहाँ पे भी देख सकते हो आपका एक प्रोडक्ट जो है, मतलब ये प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि फोर्थ केस कंसीडर किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ में क्या किया गया, तो फिफ्थ में आपका हाइड्रोलिसिस किया गया, ठीक है, फिफ्थ वाले केस में इन्होंने हाइड्रोलिसिस किया है, किसका, एस्टर C डबल बॉन्ड O OCH, ठीक है, तो अगर आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको पता है कि एक प्रोडक्ट इसमें से एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पे एक प्रोडक्ट आपका बेंजोइक एसिड फॉर्म करके आएगा, एक प्रोडक्ट हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, यानी कि इस केस में भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिफ्थ केस में भी। नेक्स्ट सिक्स में आपका दे रखा है बेंजाइल है, जिसको इन्होंने कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में ट्रीट किया हुआ है, फॉर्म NaOH। अब ये रिएक्शन क्या है, हम लोग को पता है कि कैनोजारो रिएक्शन होगा, इसमें क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, और कैनोजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होगा, एक बेंजाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होकर ये बना लेगा बेंजोइक एसिड, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट आपका जो है अल्कोहल बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, तो एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होके आपका बना लेगा सोडियम बेंजोएट, यानी कि आपका ये 6 आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे 7th पे फोकस किया जाए, 7th में तो 7th में क्या दे रखा है, 7th में आपका दिया है NC, अब इसको आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H3O+, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका NH और साथ में जनरेट करेगा, मिलित तो आएगा, साथ में जनरेट करेंगे जो कार्बन का हाइड्रोलिसिस करोगे ये साथ में जनरेट कर देगा फॉर्मिक एसिड, ये COOH, ठीक है, यानी कि 7th भी कंसीडर किया जाएगा। 8th के केस में क्या है, 8th में अगर बात की जाए, 8th के केस में आपका CH3COCl है, जिसको आपने पहले Na3 के साथ ट्रीट किया हुआ, ठीक है, Na3 के साथ, तो अगर इसको ट्रीट करके हीट किया जाए तो ये बनाता है पहले आइसोसाइनेट, ठीक है, NC डबल बॉन्ड, ठीक है, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो हाइड्रोलिसिस मींस बेसिक हाइड्रोलिसिस OH- के प्रेजेंस में, तो ये सिंपली आपको दे देगा CH3NH2 और साथ में बना लेगा ये CO, ये ध्यान रखना, साथ में बना लेगा आपका CO। तो ये अगर आप यहाँ से ये आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा पहली बार,
इससे जो हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे आइसोसाइक्लिक और उसके बाद CH3NH2 प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि इस केस में आपका कॉम्बिनेशन होगा। तो पूछा गया है कि टोटल ऐसे कितने केसेस है, तो आपका सेकंड फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। यानी काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे केसेस हैं जहां पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, ये बात समझ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, 3 अमीनो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन फ्लूओर, ठीक है। ये हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाए तो 2,3 देखिए 2,3 डाइमिथाइल और 3 अमीनो 3 पोजीशन पे NH2 हो जाएगा और 2 और हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaNO2 विद HCl के साथ में, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये इसका डायोटाइजेशन करेगा, ये इसका डायोटाइजेशन कराएगा। तो डायोटाइजेशन कराने के बाद ये बना लेगा आपका, ध्यान देना इस केस में ये डाइमिथाइल तो है, तो यहाँ पे OH, ये बना लेगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N+Cl, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग को पता है कि ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होकर तुरंत कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा और यहीं पे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करता है, ठीक है। ये कैसे होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसी स्टेप को भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद फिर ये लोन पेयर इसको जनरेट करेंगे। तो उस स्टेप को मैं नहीं दिखाने जा रहा, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा क्योंकि मिथाइल है, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद 2 मिथाइल यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH के साथ, ठीक है, LaH के साथ में ये इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे डाइमिथाइल आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोकैटायन, उसके बाद मिथाइल से 1,2 मिथाइल से फिर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये जो है कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये फिर हम लोगों ने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज किया है, दैट मींस ये CO ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद इसको CONH2SO4 के साथ में हीट किया गया, CONH2SO4 के साथ में हीट किया गया, दैट मींस इसको प्रोटोनेट करेगा, डिहाइड्रेशन अंदर होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो एल्कीन क्या बनेगा, एल्कीन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन, ठीक है। अब देखो आप इस केस में पूछा गया है क्वेश्चन में कि फॉर्म Z एज अ मेजर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, यही बनेगा क्योंकि आप कार्बोकैटायन बनाओगे, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा और उसके बाद जो है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, डिहाइड्रेशन। तो पूछा गया है कि if AH of Z, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ Z is P, then P-3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल आपके अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। तो आपसे पूछा है 12 - 3 की वैल्यू, 12 - 3 दैट इज इक्वल टू 9, तो आंसर इस केस में हो जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या मेंशन किया गया है, फिनॉल जिसको हम लोग जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे। हमें पता है कि फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन, ठीक है। तो यहां पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजीन। इसके बाद इसको इन्होंने CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 1 इक्विवेलेंट किया, दैट इज बेसिकली फ्रीडम ऑफ एल्काइलेशन, ये बना लेगा आपका टॉर्बिन, ये बना लेगा टॉर्बिन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है इसको हम लोग H+ इन द प्रेजेंस ऑफ MnO4 ट्रीटमेंट, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो प्रोडक्ट आ रहा है C, प्रोडक्ट आ रहा है आपका C, दैट इज बेसिकली बेंजोइक एसिड, ठीक है, दैट इज बेसिकली बेंजोइक एसिड। अब इस कंपाउंड का आपसे पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट C, ये प्रोडक्ट हो गया C, ये प्रोडक्ट हो गया B और ये प्रोडक्ट हो गया B। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, डिग्री
ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज, देखो बेंजीन रिंग का तो हो जाएगा आपका 4 और एक इस डबल बॉन्ड का हो जाएगा 1, तो 4 + 1 सिंपल, बहुत आसान सा प्रॉब्लम भी यूज है। तो 5 will be correct answer for question number 4. Now question number 5 अगर आप देखें तो इसमें बोला है total number of reaction in which at least one product is color, इसमें से एक प्रोडक्ट कलर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 by 1 हम लोग फोकस करते हैं। पहला केस है अमोनियम नाइट्राइड, देखिए अमोनियम नाइट्राइड जिसको इन्होंने HCl के साथ ट्रीट किया हुआ है, एक केस में HCl के साथ ट्रीट किया हुआ है। अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये बना देगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस आपका HNO2। अब बात क्या है इसमें से अमोनियम क्लोराइड तो कलर्ड नहीं, ठीक है, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन होगा, लेकिन HNO2 कलर दिखा है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर दिखाएगा, तो ये हमारा एक कलर्ड कंपाउंड हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको देखना है कि एटलीस्ट वन प्रोडक्ट उसमें कलर्ड होना जरूरी है, तो यहाँ पे HNO2 कलर्ड हो जाएगा। अच्छा बी ऑप्शन की बात है, बी में क्या दे रखा है अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम NH4 2 Cr2O6, जिसको हीट किया गया, तो हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, हीट करने पे बनाएगा आपका Cr2O3 जो कि कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड है, साथ में 4H2 और नाइट्रोजन को जनरेट करेगा, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है, तो ये कंपाउंड कलर्ड है, ठीक है, Cr2O3, तो बी आंसर भी करेक्ट हो जाता है, ठीक। कलर्ड आप एक बार पता करना। सी देखो आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया गया, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया गया, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे वाटर यहां से एलिमिनेट होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट होगा, बच जाएगा आपका N2, ठीक है, N2। ये कोई कलर नहीं, कलरलेस गैस है, नाइट्रस गैस कलरलेस गैस है, तो सी तो नहीं होगा। अच्छा डी, डी की बात करें तो डी क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट इसको हीट किया गया है, हीट करेंगे तो PbO बनेगा और साथ में NO2 जो कि ब्राउन कलर गैस है इसका फॉर्मेशन करेगा, तो इसमें आपका कलर प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाएगा। डी के केस में, ई के केस में क्या है, ई में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में CO2 गैस जनरेट करेगा, दोनों के दोनों कलर लेस कंपाउंड, यानी कि ई ऑप्शन। अच्छा एफ की बात करें NiCl2 को ट्रीट किया इन्होंने DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनेट के साथ, DMG के साथ, ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। आप एक बार देखना कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ये कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कलर्ड होगा, तो आपको देखना था कि इसमें एटलीस्ट वन प्रोडक्ट कलर्ड, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, तो ये 4, answer will be 4 in this, answer will be 4 for question number 5. Now question number 6, question number 6 क्या मेंशन किया गया है, consider the following reaction, consider the following reaction, I2 को इन्होंने थायोसल्फेट के साथ ट्रीट किया हुआ है, H2O3 और यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आएगा आपका S4O6 आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज करेगा थायोसल्फेट को, S4O6 का फॉर्मेशन करेगा। पूछा गया है नंबर ऑफ SS लिंकेज, सल्फर सल्फर लिंकेज इन द गिवन प्रोडक्ट, इसमें कितने सल्फर सल्फर लिंकेज होंगे, तो आप क्या काम करना चाहिए, आपको सिंपली आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, तो सल्फर यहाँ पे सल्फर सल्फर और यहाँ पे आपका आ जाएगा O- डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, O-। अब आप क्लियरली देख सकते हो इस केस में कितने सल्फर सल्फर लिंकेज हैं, एक ये सल्फर सल्फर लिंकेज हो गए, दूसरा ये सल्फर सल्फर लिंकेज हो गया, तीसरा ये सल्फर, तो 3 सल्फर सल्फर लिंकेज है, तो 3 will be correct answer for question number 6. Now question number 7, question number 7 भी आपका अच्छा प्रॉब्लम है, question number 7 as well as that. question number 7 फोकस करते हैं, क्या दिया हुआ है कि 45 ग्राम ऑफ बेरियम मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट ये है आपका फॉर्मूला BaMnO4 गाइस, ठीक है, containing some inert impurities, कुछ inert impurities रिएक्शन होने जा रहा है। अच्छा तो यहाँ पे क्या है कि treated with 100 ml of 0.3 molar H2O2 solution, then the percentage purity of this compound,
परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जाता है कि जब ये रिएक्शन में जा रहा है H2O2 के साथ में, तो मिल इक्विवेलेंट ऑफ पेरोक्साइड इज गोइंग टू इक्वल तो मिल इक्विवेलेंट ऑफ बैरियम मैग्नेट। तो मिल इक्विवेलेंट का कितना होगा देखो, मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा? तो आपको दे रखा है 100 ml into 0.3 मोल, 100 ml into 0.3 मोल। ये फैक्टर क्या होगा? तो H2O2 के लिए हम लोग को पता है n फैक्टर होता है 2, ठीक है, n फैक्टर इस केस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका जो मिल इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपली जो है 60 हो जाएगा। मिल इक्विवेलेंट विल बी 60, मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2। अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि मिल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या मैं बोल रहा हूँ, मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, मिल इक्विवेलेंट ऑफ बैरियम MnO4 twice is equal to मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2। किसी भी रिएक्शन के लिए ये वैल्यू है, नंबर ऑफ मिल इक्विवेलेंट ऑफ टू रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनका सेम। अच्छा, ये किसके बराबर हो जाएगा 60। अगर मान लो वेट कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि इंप्योरिटीज है, तो अगर प्योर बेरियम मैग्नेट का हम लोग वेट कंसीडर मान लो, X इज द वेट ऑफ प्योर बेरियम मैग्नेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम मैग्नेट, जो कि दे रखा है 375। ये हो गया नंबर ऑफ मिलीमोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इसको आप मिलीमोल्स से मल्टीप्लाई करो। मिलीमोल्स को आपको कन्वर्ट करना है मिल इक्विवेलेंट में, तो आपको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रिएक्शन के दौरान मैंगनीज +7 to +2 में जाएगा, और +7 to +2 में जाएगा, दैट मींस n फैक्टर कितना होना चाहिए 5। यहाँ पे ट्वाइस दे रहा है, तो 5 into 2 n फैक्टर इस केस में हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 के बराबर। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हो, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 375 into 6 डिवाइड बाय 5। ये क्या है एक्चुअल में ये वेट है बैरियम मैग्नेट का इन द गिवन सैंपल, ठीक है। तो वेट इसका आ गया, टोटल वेट से आपको डिवाइड कर देना। मान जो है इसका वेट ये दे रखा है, आपको टोटल वेट 45 ग्राम दे रखा है, तो आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए आपको इसको 375 into 6 डिवाइड बाय, ठीक है, 375, इसको हमको क्या निकालना है? हमको परसेंटेज प्योरिटी निकालना, ठीक है। निकाल लेते हैं हम परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये टोटल वेट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 375 into 6 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 45, ठीक है। अब ये देख लो आप कितने से जाएगा, ठीक है। ये आप देखो फाइनल जो आंसर होगा इस केस में जो है आपका आ जाएगा 5, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप सिंपली इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में the total number of reagent that act as oxidizing agent with H2O2, ठीक है। total number of reagent that act as the oxidizing agent with H2O2 क्या क्या हो जाएगा? सल्फाइड नहीं, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो सल्फाइड हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सल्फाइड दे रखा है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। देन आपका दे रखा है क्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, यस, क्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा H2O2। देन उसी तरीके से MnO4-, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा इजीली। देन बैरियम सल्फेट इतना इजीली इसको ऑक्सीडाइज नहीं, मतलब इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, और ये ClO3 ये भी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जो आंसर होगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें प्योरिटी ऑफ बैरियम
मैग्नेट कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? सैंपल ऑफ सोडियम, रेशियो ऑफ इट्स आइसोटोप टू सोडियम 24 एंड सोडियम 23, इसका जो रेशियो है ये दे रखा है इन्होंने 1.8 into 10 की पावर माइनस 10 और 20। एक तो आइडिया लगाया जा सकता है कि विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम 23, सोडियम 24 का जो परसेंटेज है बहुत कम है, ठीक है, 1.8 into 10 की पावर माइनस 10। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे आप निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट तो 23 से स्लाइटली ज्यादा होता है, बट क्योंकि हम लोग को एप्रोक्सीमेशन करना है तो मैं मॉलिक्यूलर वेट फॉर सैंपल यू कैन कंसीडर एज अ 23, ठीक है, आप 23 कंसीडर कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाय 23, ये 3 अब इस केस में क्या है, इधर आपको कैलकुलेट करना है सैंपल इज टेकन टू फॉर्म टू हैव एक्टिविटी ऑफ 54 रेडियन। आपको कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप सोडियम। तो एक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं, अगर एक्टिविटी को लिखा जाए इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा इनटू n नॉट, ठीक है, लैम्डा इनटू n नॉट, ये एक्टिविटी जिसका इन्होंने वैल्यू दे रखा है, लैम्डा इनटू n नॉट की वैल्यू दे रखा है लैम्डा इनटू n एक्टिविटी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 54 रेडियन। और 54 रेडियन को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड तो ये इसको 106 से मल्टीप्लाई करेगा। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए इसको लैम्डा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 0.7 डिवाइड बाय t हाफ, ठीक है, दैट इज इनटू n। अभी n की वैल्यू हम लोग रख लेंगे 54 into 106, 54 into 106। तो हम लोग t हाफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो t हाफ इज इक्वल टू 54.7 into n की वैल्यू क्या होगी, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो 24 का n24 is to n23 is equal to 1.8, तो 3 मोल्स का 1.8 into 10 की पावर माइनस 10 जो है आपका सोडियम हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे करना क्या है, n नॉट n को कैलकुलेट करते हो तो 3 into 3 ध्यान से देखना 3 into 1.8 into 10 की पावर माइनस 10। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है सोडियम 24। अब इसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 6 into 10 की पावर 23 डिवाइड बाय, ठीक है, ये नॉट की वैल्यू n की वैल्यू, तो डिवाइड बाय आप देखो 54 into 106, ठीक है। अब आप इसका जो है अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो बिकॉज़ हम लोग को आंसर चाहिए x into 10 की पावर 5, ठीक है, ये हो जाएगा 54। इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, ठीक है, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं और यहां पे मैं एक जीरो बढ़ा देता हूं, ठीक है, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वैसे ही अगर मान लो आप करोगे तो यहां पे 7 आ जाएगा, 7 into 10 की पावर सम y माइनस y, इसी फॉर्म में आएगा बिकॉज़ ये 7 यही बचा हुआ है, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 7। और सॉरी एक और चीज ध्यान रखना है कि ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, तो आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 6 और ये 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल ये फॉर्म में आ जाएगा 7 into 10 की पावर माइनस y। इस y को आप कैलकुलेट कर सकते हो बट हम लोग को आंसर ये चाहिए, इस x पे फोकस करना है। तो x आंसर हो जाएगा 7। इस केस में आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, क्लियर है बात। हम लोग को क्या करना है, लैम्डा इनटू n, लैम्डा आ जाएगा तो t हाफ कैलकुलेट किया जा सकता है, n नॉट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज़ नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और आपका जो है इसमें एक्टिविटी दे रखा है दैट इज 54 रेडियन, जिसको हम लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, उसको आप 106 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इन क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग फोकस करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम लोग फोकस करें तो इसमें क्या दे रखा है, देखो कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A कन्वर्टेड टू B plus C, ठीक है, B to B plus C, यहाँ पे क्या दे रखा है,
द डीकंपोजिशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए इज 3, ठीक है। At 300 Kelvin, calculate the time in minute in which partial pressure of A gas will drop from 2 bar to 0.5. then 8 400 Kelvin. तो T half हम लोग को दो चीजें यहाँ पे देखना है कि T half दे रखा है कितना, T half is equal to half life time at 300 Kelvin, that is equal to 3 minute, ठीक है। ये किस पे दे रखा है 300 Kelvin, और 400 केल्विन पे आपको कैलकुलेट रिएक्शन दे रखा है, तो 400 केल्विन पे टी हाफ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए रिलेशन हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि Ln टी हाफ 1, ठीक है, डिवाइड बाय टी हाफ 2, ठीक है, टी हाफ 2 इज इक्वल टू ये एक्टिवेशन एनर्जी बाय R, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है इन्होंने 1484, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब ये रिलेशन होता है दो टी हाफ, दो टेम्परेचर पे अगर टी हाफ दे रखा है तो उसको एक टी हाफ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से जो टी हाफ फॉर रिएक्शन आ जाएगा, टी हाफ मैं इसको कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो टी हाफ हो जाएगा आपका सेकेंड, इसमें सिंपली वैल्यू रखो, T1 हो जाएगा 300, T2 हो जाएगा 400, ये जो है 840 दे रखा है, तो टी हाफ टू आ जाएगा 1.5 मिनट, ठीक है। तो T1 हाफ टी हाफ था टेम्परेचर T1 3 मिनट और यहाँ पे 1.5 मिनट हो जाएगा। अब देखो क्या क्या बोला गया है कि हाफ लाइफ ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए इज 3 मिनट, इसमें बोला है कि 2 बार टू 1.5 बार। आप इस तरीके से समझो, अगर 1.5 मिनट लगेगा तो ये 2 बार से आधा हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। अनदर 1.5 मिनट में ये क्या हो जाएगा 1 बार से 0.5 बार हो जाएगा, बिकॉज़ हाफ लाइफ 1.5। तो बोला गया कि टोटल टाइम कितना लगेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू डिक्रीज फ्रॉम 2 टू 0.5, कितना दिख रहा है 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 3 मिनट लगेंगे यहाँ पे प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर ऑफ A को 2 से 0.5 होने में। तो 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करते हैं। तो क्या दे रखा है इसमें रिएक्शन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is supposed to produce टॉर्बिन, इसमें से कौन सा टॉर्बिन प्रोड्यूस करेगा। पहला देखो आप, तो पहले दे रखा है इन्होंने NO2 in the presence of पैरा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। SnACl के साथ इसको ट्रीट किया, ये रिएक्शन पता है कि ये इसको रिड्यूस करके एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा NO2, ये रख बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इसको इन्होंने NaNO2 विद HCl के साथ ट्रीट किया, ये भी रिएक्शन पता है कि डायट्राइजेशन अकर होगा और ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने H3PO2 के साथ, H3PO2 के साथ, ठीक है। तो ये डीअमीनेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि फाइनली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फाइनली यहाँ से ये वाला ग्रुप हट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे C, यानी कि टॉर्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वन, बेंजीन दिया गया, बेंजीन को इन्होंने CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये गटरमैन कोच रिएक्शन है आपका, इसमें क्या होगा आपका जो है फॉर्माइलेशन होगा, ये बना लेगा आपका CH, ये बना लेगा आ जाएगा यहाँ पे CH, ठीक है। बेंजाइल इसको इन्होंने LAH के साथ ट्रीट किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये इसको रिड्यूस करके CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, बेंजाइल एल्कोहल, हम लोग को पता है ये इसको रिड्यूस कर देगा। उसके बाद टोसाइल क्लोराइड, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड इसको कन्वर्ट कर देगा OTS, यहाँ पे CH2 OTS का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब इसको फर्दर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, फर्दर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो क्या होगा, इस OTS वाले ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपका बन जाएगा टॉर्बिन। यानी इस केस में, सेकेंड केस में भी टॉर्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखो थर्ड, तो थर्ड केस में क्या है, बेंजीन, ठीक है, जिसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है CH3CO Cl,
in the presence of AlCl3 that is Friedel-Crafts acylation, और Friedel-Crafts acylation में ये बना लेगा एसिटोफिनोल, ठीक है, ये बना लेगा एसिटोफिनोल, COCH। अब इसको इन्होंने KMnO4 के साथ में ट्रीट किया हुआ है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया है KMnO4 in the एसिडिक बेसिक मीडियम, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसको फर्दर ट्रीट किया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH के साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके क्या बना लेगा CH2OH बेंजाइल है, यानी कि इस केस में आपका जो है आपका टॉल्यूइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लास्ट केस है, लास्ट केस में क्या है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जिसका इन्होंने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो ग्रुप है, तो यहाँ पे Cl ये बन जाएगा आपका ये फ्रीडल-क्राफ्ट। इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया गया, KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम। हम लोग को पता है इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चेन ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ये इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड, COH का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद इन्होंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यही सेम प्रोडक्ट लेगा, और फर्दर इन्होंने इसको फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HF। आपको पता है कि रेड फास्फोरस अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इस केस में भी आपका टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। LaH के साथ में ये इसको रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल के बाद अगर इसको फाइनली देखा जाए तो ये इसको कन्वर्ट करके टॉल्यूइन में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्थ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4 जिसमें टॉल्यूइन एज अ फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, तो 1, 2, 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दे रखा है कि which of the following reaction will produce benzaldehyde as a major product, इसमें benzaldehyde मेजर प्रोडक्ट आएगा। पहला रिएक्शन देखिए, इन्होंने ट्रीट किया हुआ है टॉल्यूइन को, फर्स्ट रिएक्शन देखिए, तो इन्होंने टॉल्यूइन लिया हुआ है, टॉल्यूइन CH3, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है इसके साथ में ब्रोमाइड प्रोडक्ट Cr2O2Cl2 के साथ, Cr2O2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये आपका वेल फेमस रिएक्शन है, दैट इज कंसीडर्ड एज द इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये इसको ऑक्सीडाइज करके बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, CH2 बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, ठीक है, सेकंड आपका दे रखा है बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, जिसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है कॉपर के साथ हीट किया हुआ 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या होगा डीहाइड्रोजनेशन अकर होगा, और ये फाइनली प्रोडक्ट बना लेगा आपका बेंजाइल, यहाँ पे भी बेंजाइल बन जाएगा सेकंड केस। थर्ड केस, ठीक है, थर्ड इज रोजेनमन रिडक्शन। क्या लिया हुआ इन्होंने एसिड क्लोराइड, और इसको इन्होंने पार्शियल रिडक्शन करा रहा है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है, विद बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। इस केस में भी बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड इज आल्सो है। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ इन्होंने लिया हुआ है एसिटोफिनोल, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOH, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है। ये वेरी फेमस रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। ये बना लेगा सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और साथ में CH3 का फॉर्मेशन, यानी कि इस केस में आपका बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 फॉर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है which of the following can show positive कार्बोनिल टेस्ट। हम लोग को पता है कि पॉजिटिव कार्बोनिल टेस्ट क्या होता है, मतलब RNH2 अगर आप प्राइमरी अमीन लिए हो, ठीक है, चाहे वो एरोमेटिक हो या एल्फेटिक हो, अगर इसको आप ट्रीट करते हो किसके साथ में, जो है अल्कोहलिक KOH, इसके साथ में KOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, RNC का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका फॉल स्मेल होता है, और इसकी वजह से हम लोग इस टेस्ट को करा पाते हैं।
अब देखो आपको क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी अमीन है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, यस इट इज अ प्राइमरी, तो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट आपका प्राइमरी अमीन है। सेकंड देखा जाए तो सेकंड के केस में भी ये प्राइमरी अमीन है, सेकंड वन इज आल्सो प्राइमरी NH2, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों उस टेस्ट को देंगे। थर्ड वन क्या, ठीक है, ये सेकंड था। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका एनिलीन, थर्ड इज एनिलीन, ये भी इस टेस्ट को दे रहा है, एनिलीन प्राइमरी अमीन है, ये भी इस टेस्ट को दे रहा है, कार्बन अमीन टेस्ट को भी थर्ड वन दे। फोर्थ आपका दे रखा है, फोर्थ आपका दे रखा है CH3NH CH3, CH3NH ये टेस्ट देगा, CH3NH CH3 नहीं, ये है आपका सेकेंडरी, फोर्थ वन टेस्ट नहीं है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 1 2 3, क्लियर, 1 2 3 विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, which of the following reaction is practically possible, which of the following reaction is practically possible। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट में क्या दिया है, इसको मैग्नीशियम दिया हुआ है, नाइट्रोजन के साथ ट्रीट किया हुआ है और मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन किया हुआ है। यस, जो अल्काइल अर्थ मेटल है वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में आपका मेंशन है कि सीजियम को ट्रीट किया हुआ है और नाइट्रोजन के साथ में, और सीजियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन किया हुआ है, सीजियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन। तो अल्काइल मेटल की बात करें तो इसमें लिथियम ही है, ड्यू टू स्मॉलर साइज नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है और डायरेक्ट रिएक्शन विद नाइट्रोजन, अदर जो है नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, डायरेक्ट रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट हो गया। देन XeF6 का हाइड्रोलिसिस किया गया, XeF6 का हाइड्रोलिसिस किया गया, ये क्या बना लेगा, XeO3 और साथ में HF का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, XeO3 और साथ में HF का फॉर्मेशन कर लेगा, तो थर्ड इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में XeF6 रिएक्ट किया हुआ है इसके साथ में RBF, तो इस केस में क्या होगा, F माइनस ये इसके पास में जाएगा और ये बना लेगा आपका RbFcF7 माइनस, तो यहाँ पे फर्स्ट में जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यानी फोर्थ आंसर इज आल्सो करेक्ट। इसमें आंसर हो जाएगा 1 3, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है, which of the following reaction white precipitate is obtained, ठीक है, पहला Na2H2O3, ठीक है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है AgNO3 के साथ, AgNO3 हम लोग को पता है ये बना लेगा Ag ट्वाइस H2O3, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड हम लोग को देखना है कि एटलीस्ट वन व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये व्हाइट 50 का फॉर्मेशन करेगा व्हाइट। नेक्स्ट देखिए, NaBr को ट्रीट किया गया है लेड एसीटेट के साथ, इसको ट्रीट किया गया है लेड एसीटेट के साथ में, तो ये बनाएगा आपका PbBr, यहाँ पे भी व्हाइट 50 का फॉर्मेशन करेगा, साथ में सोडियम एसीटेट बनाएगा, लेकिन जो प्रेसिपिटेट है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड के केस में Na2S प्लस Ni ZnCl, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड भी हम लोग को पता है कि व्हाइट 50 फॉर्म करता है, तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के केस में क्या है, फोर्थ इज H2S, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ NiCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो कि बना लेगा आपका NiS, ठीक है, निकल सल्फाइड, और ये बनाएगा ब्लैक टिल्ट, ये बना लेगा आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट, तो ये आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 2 3, इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या मेंशन किया गया है कि which of the following is correct statement, boron is पहला, boron is non-metal and form covalent compound in general, yes, boron non-metal है और
और ये कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, फर्स्ट चीज है। नेक्स्ट सेकेंड वन, ठीक है, बोरॉन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि बोरॉन हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिवैलेंट कंपाउंड। बोरॉन की टेंडेंसी होती है ट्राइवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन की, तो सेकेंड भी आपका करेक्ट, सेकेंड वन ही जाओ। थर्ड की बात करें, ठीक है, थर्ड की बात करें, इसमें बोला गया है थर्ड में कि बोरॉन इज फाउंड इन बोरॉक्स, ठीक है। बोरॉक्स क्या होता है आपका Na2BO4O7, Na2B4O7.10H2 बोरॉक्स में भी पाया जाता है, ठीक है, बोरॉन पाया जाता है। और दूसरा है आपका कर्नाइट, कर्नाइट आपका आएगा Na2B4O6, ठीक है, OH ट्वाइस डॉट 3H2, ये कर्नाइट का फॉर्मूला है, तो इसमें भी बोरॉन होगी, कर्नाइट में भी बोरॉन। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ में दे रखा है एमॉर्फस बोरॉन ऑफ द लो प्योरिटी कॉल्ड एज द माइसन। यस, तो माइसन बोरॉन होता है, इसकी 96% प्योरिटी होती है, तो माइसन बोरॉन बोला जाता है सिंपली। जो एमॉर्फस बोरॉन होता है उसी को हम लोग एमॉर्फस बोरॉन को ही हम लोग बोलते हैं माइसन, जिसकी प्योरिटी 96 to 97% होता है। तो फोर्थ इज आल्सो, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। पूछा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CrH2O, ठीक है, Cl, ठीक। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है, इट इज द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रोमियम आपका है, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D3 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। अब इसमें क्या है कि D3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर T2G, ठीक है, T2G में तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, Eg इसका बैकएंड होगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D3 कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि उस केस में आपका जो इनर ऑर्बिटल, बिकॉज़ लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ये यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो अगर इनर ऑर्बिटल को यूज करता है, T2Eg ऑर्बिटल को यूज किया जाता है, यहाँ पे T2G आप देख सकते हो फील्ड है, ठीक है, हाफ फील्ड है, और यहाँ पे तो यहाँ पे ये इस ऑर्बिटल को यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 होगा, D2sp3। इट इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, गलत हो जाता है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स तब होता जब ये आउटर डी ऑर्बिटल को यूज करता, ना कि इनर डी ऑर्बिटल को यूज करता। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यस, इसको भी हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, इट हैज अ टू ज्योमेट्रिकल आइसोटोप्स। यस, क्रोमियम के इसमें अगर आप देखो तो क्लोरीन को 180 पे रख सकते हो, ठीक है, इसको 180 पे रखा जा सकता है, तो ये आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। या इसको आप चाहो तो 90 पे रख सकते हो। एक क्लोरीन को यहाँ पे ऐसे रख दो, एक क्लोरीन को यहाँ पे OH2 ऐसे, OH2, ठीक है, OH2। तो ये इसका 6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि इनके बीच में ये 90 एंगल बन रहा है और यहाँ पे क्लोरीन के बीच में 180 है। तो ये हो गया आपका ट्रांस और ये हो गया आपका 6। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। इट इज अ हाइड्रेट आइसोमर्स ऑफ, जैसे आप देख सकते हो CrH2O5, it is a hybrid isomers of this complex Cl, ठीक। सही है, हाइड्रेट आइसोमर्स होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफर कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 2 3 एंड 2 3 एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्या पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। क्या दे रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा Q 0 हो जाएगा, ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, डेल्टा P एक्सटर्नल पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सपेंशन ना कर रहा है,
यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा यू विल बी निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब डेल्टा यू डिक्रीज कर रहा है, ना कि इंक्रीज करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंट्रोपी ऑफ गैस इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ गैस इंक्रीजेस। अब प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका डेल्टा एस हो जाएगा NCB ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V, ठीक है। और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेटर देन 0 है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप लोगों को पता है कि एंट्रोपी विल इंक्रीज, ना कि डिक्रीज करेगा। तो अगर एंट्रोपी इंक्रीज करते हैं बिकॉज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेल्टा एस फॉर सिस्टम विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन, तो एंट्रोपी ऑफ गैस विल इंक्रीज, ना एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल जो है इंक्रीज। तब देखो डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग विल बी 0, क्योंकि Q 0 सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी 0। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का 0 है, लेकिन डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन 0। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस किया जाए तो एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज। लेकिन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक होता है, उस केस में डेल्टा एस 0, डेल्टा एस सिस्टम का भी 0 होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग का भी 0 होगा, और डेल्टा एस यूनिवर्स का भी 0 होगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन, बट यहां पे नहीं, ठीक है। दैट मींस थर्ड इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ, फाइनल टेंपरेचर अटेन्ड विल बी लेस देन इनिशियल टेंपरेचर। हम लोगों ने क्या लिखा कि डेल्टा यू नेगेटिव, दैट मींस टेंपरेचर विल डिक्रीज, T2 will be less than, T2 will be less than, तो आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 2, 3 and 4 will be correct. 2, 3 and 4 will be correct. Next question number 9. Question number 9. Question number 19 क्या दे रखा है, E नॉट वैल्यू दे रखा है, ठीक है। A प्लस से A के लिए सबका मैं लिख देता हूँ, A प्लस से A, तो यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये दे रखा है 0.5, ठीक है। E नॉट, ठीक है, E नॉट सबके वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। B प्लस 2B ये दे रखा है 0.2, ठीक है। वैसे ही C प्लस 2C ये दे रखा है आपका -0.3, और D प्लस 2D ये दे रखा है, ठीक है, 0.2। आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो दैट इज डेल्टा G इक्वल टू -NF-E। अब आप जो है देखो इसमें बहुत सिंपल है कैसे। पहला स्टेटमेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज A+, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज A+, कैसे समझा जा सकता है, तो देखो डेल्टा G इक्वल टू -NF-E, तो डेल्टा G सबसे ज्यादा मान लो A+ से A में कन्वर्ट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो डेल्टा G इक्वल टू -NF-E0। E0 सबसे ज्यादा पॉजिटिव जिसके लिए होगा उसके लिए डेल्टा G सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। E0 पॉजिटिव किसके लिए, A के लिए, तो A+ विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द ऑल, दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसी पे आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करना होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यानी आपको इसमें देखना होगा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सा है, इन चारों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सा, नहीं समझ में आ रहा। डेल्टा G इक्वल टू -NF-E0। अब क्या है इस केस में कि आपको देखना होगा कि इसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सा है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ताकि वो इजीली C से रिवर्स रिएक्शन ना करो। यहां पे देख सकते हो सबसे लीस्ट है C+, ठीक है, C का सबसे लीस्ट है, यानी कि जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो C होगा, ना कि D होगा, तो ये सेकंड वन इनकरेक्ट हो जाएगा। C can replace a salt of D from its solution, तो C can replace, ठीक है, C can replace, ये एक्चुअल रिएक्शन अगर हो सकता है कि ये पूछा जा रहा है, C can replace a salt of D from the its salt, ये किया जा सकता है क्या, तो अगर इसके लिए आप E0 कैलकुलेट करो, इसके लिए E0 कैलकुलेट करो, कितना आएगा आप देखो, इसके से अगर E0 कैलकुलेट करते हो तो
ये हो जाएगा आपका C से C प्लस, ये तो C प्लस से C, ये हो जाएगा 0.3, ठीक है, और D प्लस से D 0.1, ठीक है, ये -1, क्या मैं बोल रहा हूँ, C से C प्लस में 0.3 हो गया, और D प्लस से D के लिए आपका है ये है वैल्यू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.4, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर E नॉट ग्रेटर देन 0 मींस NF E नॉट माइनस NF E नॉट डेल्टा G नेगेटिव हो गया, यानी कि ये रिएक्शन फिजिबल है। लास्ट वन, इन गैल्वेनिक सेल जो है कनेक्टिंग द A एंड B, करंट फ्लो फ्रॉम B टू A। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, इसका ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां पे, सॉरी ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैथोड रहेगा, ये आपका कैथोड होगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा। और दूसरा B क्या होगा, क्योंकि ये इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये कम है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए, यानी कि आपका एनोड हो जाएगा आपका B। तो इलेक्ट्रॉन क्लास किधर से किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज एक्सेप्ट कर सकता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है आपका B2A, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है B2A, तो करंट इधर से फ्लो होगा, करंट जस्ट अपोजिट होगा, आपका करंट फ्लो करेगा A टू B। इसमें क्या दे रखा है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू A इन द एक्सटर्नल सर्किट, करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम B टू, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या मेंशन किया गया क्वेश्चन नंबर 20 में, मल्टीपल, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बोला गया चारकोल व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। पहला, चारकोल एब्सॉर्ब मोर SO2 कंपेयर टू मीथेन, यस, जो है SO2 क्या है, SO2 इज अ पोलर इन नेचर, तो ये ज्यादा पोलर है, दैट मींस चारकोल पे ज्यादा एब्सॉर्ब होगा। दूसरा, कंपेयर टू मीथेन, मीथेन आपका नॉन पोलर है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है वो एब्सॉर्ब भी ज्यादा होगा सरफेस। हाई टेंपरेचर इज फेवरेबल फॉर बोथ फिजिकल एज वेल एज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टेंपरेचर जो फिजिकल एब्सॉर्प्शन, केमिकल एब्सॉर्प्शन के लिए तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे इंक्रीज करेगा, लेकिन फिजियोजॉर्प्शन में आप अगर फिजियोजॉर्प्शन की बात करें तो इसमें जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो आपका जो वेट है वो डिक्रीज होते जाएगा, यानी कि लो टेंपरेचर इज फेवरेबल बिकॉज़ ये एंडोथर्मिक इन नेचर होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक इन नेचर है, अगर टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो, ठीक है, तो लो टेंपरेचर इज फेवरेबल फॉर फिजियोजॉर्प्शन, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड, ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर द रेट ऑफ एंजाइम कंटीन्यूअसली इंक्रीजेस, इनिशियली ये इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे अगर टेंपरेचर इंक्रीज करते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, बट आफ्टर सम टाइम जो एंजाइम, क्योंकि एंजाइम क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, तो एट हायर टेंपरेचर दिस एंजाइम इज गोइंग टू बी डीनेचुरेटेड, यानी कि प्रोटीन विल गेट डीनेचुरेटेड। अगर वो डीनेचुरेटेड हो जाता है दैट मींस एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम विल डिक्रीज, द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो डिक्रीज। क्लाउड्स आर एरोसॉल, क्लाउड्स की बात करें तो एरोसॉल्स हैं, ठीक है, एरोसॉल है ये क्लाउड, क्योंकि जो है एयर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर है इस केस में हो जाएगा 1 and 4 will be correct answer for question number 20।